नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन इसी को छोड़कर एक और कम्युनिटी के लोग रहते हैं। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा, फील्ड मार्शल सन्स मानेकशॉ, बॉलीवुड एक्टर रोनी स्क्रीवाला और इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा। जानते हैं दोस्तों इन सब के बीच में क्या कॉमन है? ये सब एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया में जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, करीब 0.06% ऑफ द इंडियन टोटल पॉपुलेशन। लेकिन ये कम्युनिटी शायद इंडिया की सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी रही है, पारसीज। The Parsi community's entrepreneurial and business contribution to the country has been enormous. Parsi business houses owned by the Tatas, Wadias and Godrej families are at the forefront of India's corporate world. Jamshedji Tata, a pioneer industrialist, founded the Tata Group, one of India's biggest conglomerate companies, and has been regarded as the legendary father of Indian industry. Ardeshir Godrej and known to lead by example. And Firoza Mehta, one of the founding members of the Indian National Congress, took Awasji Nana as the pioneers of modern India. दोस्तों इंडिया के प्रोग्रेस पारसीज कम्युनिटी के बिना कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि इस कम्युनिटी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के प्रोग्रेस में कि इंडिया की पहली स्टील मिल, इंडिया की पहली कॉमर्शियल एयरलाइन, इंडिया की पहली लग्जरियस होटल, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, ये सबके पीछे एक कोई ना कोई पारसीज रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये पारसीज कम्युनिटी इंडिया से शुरू नहीं होती है। पारसीज का मतलब होता है पर्शियन भाषा में। आज के दिन हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी लोगों को लिए, वो लोग जो 8 से 10th सेंचुरी के बीच में ईरान से इंडिया आए थे। इस कम्युनिटी के लोग एक रिलीजन को मानते हैं जिसका नाम है ज़ोराएस्ट्रियनिज्म। हिंदूज में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे ये भी एक धर्म है, ज़ोराएस्ट्रियनिज्म। लेकिन इन तीनों जैसे उतना पॉपुलर नहीं है दोस्तों। इसी रीजन से इस कम्युनिटी के लोगों को ज़ोराएस्ट्रियन करके भी पुकारा जाता है। ज़ोराएस्ट्रियनिज्म को माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, जिनकी शुरुआत ईरान से हुई थी आज से करीब 400 साल पहले। मोनोथिज्म मतलब इस धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं कि सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है, सिर्फ एक ही भगवान है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि पॉलीथिज्म, जिन लोगों को मानना है कि मल्टीपल गॉड होते हैं, मल्टीपल भगवान होते हैं। तो हिंदुज्म एक पॉलीथिज्म रिलीजन है, इस्लाम क्रिश्चियन रिलीजन जैसे मोनोथिज्म की कैटेगरी में आता है। ज़ोराएस्ट्रियनिज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन में से आता है। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पारसीज के लोग इंडिया में कैसे पहुँचता है? तो अब इतिहास कुछ ऐसा है कि अराउंड 7th सेंचुरी में ईरान में पर्सियस एम्पायर था। स्पेसिफिक कहा जाता है तो सनसियस एम्पायर। इस एम्पायर को इन्वेट कर लिया गया था ईयर 650 के अराउंड राशिदुन कैलिफेट के द्वारा, अरब मुस्लिम का जो एम्पायर था। उस जमाने के ऑलमोस्ट हर एम्पायर की तरह जब इन्वेजन हुआ तो लोकल पॉपुलेशन को बहुत ही अत्याचार सहना पड़ा। उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जबरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन पर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और इसी के बीच ज़ोराएस्ट्रियन के एक छोटा सा ग्रुप ने सोचा कि अब बहुत हुआ, हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, हम इस जगह को छोड़कर कहीं और रिफ्यूज लेते हैं जहाँ पर हम चैन से जी सके। अगले 100 से 2 सालों में कई ज़ोराएस्ट्रियन माइग्रेट किया ईरान से इंडिया की ओर, और आज के दिन हम लोग जिस लोगों को पारसीज करके पुकारते हैं वो डिसेंडेंट है इन्हीं लोगों को। और ज़ोराएस्ट्रियन की कम्युनिटी जो 8 से 10th सेंचुरी के बीच इंडिया आई थी, मेनली 2 रीजन बताया जाता है इनको इंडिया आने के पीछे का रीजन। एक तो था कि अपने रीजन, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना था, और दूसरा यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी बताया जाता है। बहुत सारे उस जमाने के मर्चेंट इंडिया आए थे क्योंकि नॉन मुस्लिम पर टैक्स उस टाइम बहुत ज्यादा उन लोगों पर लगाया जाता था। अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को बचाने के लिए आए। पारसीज की अगर बात करें तो इसका कोई क्लियर कट रिकॉर्ड नहीं दोस्तों कि एक्चुअली में हुआ क्या था जब ये इंडिया आई थी, इनकी जर्नी कैसी रही, इन्हें इंडिया में कैसे रिसीव किया गया था। क्योंकि बहुत पुरानी बात है दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट करीब 1500 साल पुरानी बात है। और हिस्ट्री की बात ही कुछ ऐसा दोस्तों कि जितना टाइम में आप पीछे जाओगे उतना ही मुश्किल होता है जानना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जितना रिसेंट हिस्ट्री होता है उतना ही समझना आसान हो जाता है। पारसीज को लेकर सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है दोस्तों, किस्सा ए संजन नाम से। ये एक पोयम है जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी, यानी करीब 800 साल बाद उनकी जर्नी शुरू हुई थी। इस पोयम के अनुसार ज़ोराएस्ट्रियंस के ये छोटी कम्युनिटी बोट में अरबियन सी पार करके इंडिया की तरफ आई थी, दीव नाम के एक छोटा सा आइलैंड पर। यहाँ पर करीब उन लोग 19 साल तक रहे और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कहीं और जाने का जहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। इसी तरह से ये पहुंच गए गुजरात में संजन शहर में।
संजन शहर के अनुसार ये पहुंच जाते हैं एक लोकल महाराजा राणा के पास, और जब जोरास्ट्रियन के ग्रुप की हेड लोकल महाराजा से बात करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ पर रिफ्यूज लेने दो आपके किंगडम में, तो महाराजा तो किसी तरह से कन्विंस हो जाता है, लेकिन उनका कुछ कंडीशन रखा जाता है कि पारसिस औरतें साड़ी पहनेगी, पारसिस जो आदमी होंगे वो कोई हथियार लेकर नहीं घूमेगा, उन्हें गुजरात की भाषा सीखनी पड़ेगी। अगले 100 से 2 सालों में और छोटे छोटे ग्रुप पर्शियन के आते रहते हैं और यहाँ पर सेटल होते जाते हैं। यही रीजन है कि साल 1920 में एक संजन मेमोरियल कॉलम बनाया जाता है, संजन स्टम्प्स इस शहर गुजरात में। तो इतिहास में हुआ क्या कि जैसे जैसे साल गुजरते गए संजन शहर की इम्पोर्टेंस लूज हो गई। गुजरात में ऐसे इम्पोर्टेंट सिटी फॉर ट्रेड पारसिस गुजरात में मूव आउट किए और इंडिया के और शहर में जाकर बसने लगे। मेजोरिटी पारसिस के लोग जो थे वो एक्चुअली में बॉम्बे गए, और यही रीजन कि आज के दिन लार्जेस्ट पारसिस के पॉपुलेशन आपको इंडिया के मुंबई सिटी में मिलेंगे। पारसिस ने आर्टिज्म, ट्रेडिंग और मर्चेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। 17th और 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए, यूरोपियन ट्रेडर आए, तो मुंबई की इंपोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ब्रिटिश लोग स्पेशली ट्रेडर और आर्टिजन की तलाश में थे, और यहाँ पर पारसिस ने इस अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल किया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। पर अभी भी आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि पारसिस कम्युनिटी के लोग इतना अमीर कैसे बनता है। तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग के रीजन है दोस्तों कि ओपियम और कॉटन की ट्रेडिंग 1700 और 1800 के बीच में पारसिस ने चाइना के साथ ओपियम और कॉटन की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन साल 1729 में एक्चुअली चाइना की सरकार ने ओपियम की सेल और ओपियम की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो 1830 तक आते आते पारसिस ने एक्चुअली ओपियम की ट्रेडिंग का बिजनेस बंद कर दिया, और एज एन अल्टरनेटिव उन्होंने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना शुरू कर दिया। और उस समय पर कॉटन बहुत ही हाई डिमांड में रहता था। सही समय में इसे इंपोर्ट करके पारसिस के कम्युनिटी काफ़ी अमीर बन गई। क्योंकि अमीर बन गई कम्युनिटी, तो ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में अफोर्ड कर सकते थे। पारसिस के बच्चों ने इंग्लिश सीखी, वेस्टर्न मैनरिंग सीखे, क्योंकि एक लग्जरीज कंसिडर किया जाता था उस जमाने में। और इसकी वजह से इनकी एक ऐसा इमेज बन गया लोगों में कि पारसिस कम्युनिटी बहुत ही लिटरेट है, प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल है। ऐसा सिर्फ ना इंडियन मानते थे उस जमाने पर, लेकिन ब्रिटिश भी मानने लगे थे। पारसिस के लोग बहुत ही चैरिटेबल होते हैं, अपने पैसों को अक्सर डोनेट करते हैं कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, और इनके पीछे का रीजन कहीं न कहीं जोरास्ट्रियनिज्म के पीछे छुपा है। जोरास्ट्रियनिज्म के थियोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छे शब्द बोलना, अच्छी चीज सोचना और अच्छी चीजें करना, यही है जो बुराई को हरा सकता है। तो बहुत सारे जोरास्ट्रियनिज्म एक्चुअली में अच्छी चीजें करते थे, गुड डीड परफॉर्म करते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े स्कूल बनाए ताकि उन गरीबों को मदद मिल सके। आज के दिन पारसिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 0.006% है टोटल इंडियन पॉपुलेशन में। ऑफिशियली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 57,000 पारसिस अप्रोक्सीमेटली रहते हैं इंडिया में। ये एक बहुत ही छोटी नंबर है, लेकिन अगर आप इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सुन के हैरान हो जाओगे। टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे पारसिस फैमिली टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के फैमिली की रही इंडिया में। जमशेदजी टाटा फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बुलाए जाते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना करी और जमशेदपुर शहर का भी स्थापना करी। उनके ही रिलेशन में रहे JRD टाटा इंडिया के पहले लाइसेंस पायलट बने, एयर इंडिया की स्थापना करी। लेकिन इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाइटन कंपनी, इन सभी की स्थापना करी। इसके बाद ऑफिशियली आज के दिन रतन टाटा अपने फिलैंथ्रोपी कामों से जाने जाते हैं। साइंस की फील्ड में है डॉक्टर होमी बाबा, इंडिया के न्यूक्लियस प्रोग्राम में एक अहम रोल निभाते हैं। पॉलिटिशियन की बात करें तो फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी की जो हस्बैंड थे वो एक पारसी थे। इसके अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो लिस्ट यहाँ पर इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। डायरेक्टली देखा जाए तो नाम आते हैं बमन ईरानी, रोनी एस्क्यूवाला, साइरस बरोचाई जैसे नाम आते हैं। अगर इनडायरेक्टली देखें तो वो एक्टर और एक्ट्रेस जिनकी एक पेरेंट्स भी पारसी है, तो इनमें जॉन अब्राहम, फरहान अख्तर और फराह खान जैसे भी लोग आते हैं। स्ट्रिक्टली इन लोगों को पारसिस नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था पारसिस कम्युनिटी में के अंदर कि जो लीनेज है वो सिर्फ मेल्स मेंबर से ही पास आउट होती है। मतलब अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज होगी जिसमें एक पारसिस आदमी नन पारसिस औरत से शादी करती है, तो उस बच्चे को पारसिस कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर एक पारसिस औरत एक नन पारसिस आदमी से शादी करता है तो उस बच्चे को पारसिस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये एक रीजन बताया जाता है दोस्तों कि पारसिस की पॉपुलेशन इंडिया में कम क्यों होती जा रही है। हर 10 सालों में करीब 12% कम होती है पारसिस की पॉपुलेशन। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि इकोनॉमिक स्टेटस जो पारसिस कम्युनिटी का है। पारसिस लोगों इतना अमीर है, इतनी सक्सेसफुल है, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी रेट कम होती है।
फर्टिलिटी रेट और इकोनॉमिक सिचुएशन के पीछे एक डायरेक्ट रिलेशन देखा जाए तो जितना गरीब लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कुछ लोगों को मानना है कि औरत के खिलाफ इनजस्टिस है कि उनके बच्चों को पार्सिस कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस ट्रेडिशन को जारी रखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हर वीडियो के जैसे ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।